Hello students, I'm Imani Sharma, your educator. I warmly welcome you all on our YouTube platform, जिसमें आज हम UGC NET पेपर 1 के ही कई questions from the unit of research aptitude we will be solving. पुराने दो वीडियोस में इन पार्ट 1 एंड पार्ट 2 हमने कुछ दिसंबर 2023 में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे फ्रॉम रिसर्च एप्टीट्यूड हमने उनको डिस्कस करा था. आज की क्लास में हम स्पेसिफिकली 7 दिसंबर 2023 में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे इन यूजीसी नेट पेपर 2 वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट. सो द क्वेश्चंस जो आज आपको देखने के लिए मिलेंगे दे बोथ माइट बी फ्रॉम द मॉर्निंग एंड इवनिंग शिफ्ट एज वेल. पहला क्वेश्चन देखते हैं. Identify the threats related to internal validity of an investigation. So you can pause your videos. आप अपनी videos pause कर सकते हैं. Read the question carefully. Choose from the code which is given here. जो internal validity होती है research की, उसमें क्या threats होते हैं, किन चीजों की वजह से उस पे impact देखा जा सकता है. So the right answer to this question is option D. इसका मतलब है A, B एंड C तीनों चीजों की वजह से हमारी रिसर्च की इंटरनल वैलिडिटी. फर्स्ट ऑफ ऑल इंटरनल वैलिडिटी होती क्या है? व्हाट डू वी मीन बाय इंटरनल वैलिडिटी? वी नो दैट वैलिडिटी इन इटसेल्फ एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है इन रिसर्च, राइट? सो व्हेन वी से दैट इंटरनली अगर हम 50 लोगों के ऊपर कोई रिसर्च कर रहे हैं, दैट मे बी लेट्स जस्ट से स्ट्रेस कम होता है विद द एक्सरसाइज दैट वन डज, तो हम उन 50 लोगों के ऊपर ही पहले एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे, राइट? उन चीजों में कई चीजें जो हैं इम्पैक्ट कर सकती हैं जिसकी वजह से इंटरनल वैलिडिटी कुड बी थ्रेटेंड. वो ऊपर नीचे चीजें हो सकती हैं, राइट? सो दीज 3 आर द करेक्ट ऑप्शंस व्हिच मेक्स इट ऑप्शन डी एज द राइट आंसर. ठीक है. हिस्ट्री में क्या होता है? कोई भी आपका अनरिलेटेड इवेंट है ना, वो आपकी आउटकम को, अनरिलेटेड इवेंट्स दे इन्फ्लुएंस योर आउटकम्स. जैसे अगर किसी कंपनी ने बोल दिया कि नेक्स्ट वीक ले ऑफ्स हो जाएंगे, तो इस वजह से एम्प्लॉयज को स्ट्रेस होने लग गया and they started performing very badly. That is what we see कि किसी चीज जो कि unrelated थी, layoffs they were not really related with the stress levels, लेकिन वो हो गए. क्यों? क्योंकि layoffs की बात करी गई. Then we talk about instrumentation. जब कोई रिसर्चर जो है, रिसर्च लंबी चल रही है, उसके चलते चलते let's just say अगर एक रिसर्च चल रही है उसमें वेट लॉस प्रोग्राम के बारे में बात हो रही है, इन अ रिसर्च दे आर टॉकिंग अबाउट अ वेट लॉस प्रोग्राम एंड हाउ एक पर्टिकुलर डाइट प्लान जो है उससे वेट लॉस जल्दी हो सकता है, इस चीज की बात चल रही है. पहले महीने में एक पर्टिकुलर डाइट प्लान फॉलो करा गया, अगले महीने में डाइट प्लान चेंज कर दिया गया. तो जब रिसर्चर जो है इंस्ट्रूमेंटेशन में इंस्ट्रूमेंट्स चेंज ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स या मेजर्स करता है रिसर्चर, तब उसका इंटरनल वैलिडिटी पे इंपैक्ट हो सकता है. अब आपने तो एक ही डाइट प्लान का देखना था ना, इंपैक्ट ऑन द पीपल हु वर ट्राइंग टू लूज वेट, बट सेकेंड मंथ में नया डाइट प्लान आ गया तो आपकी इंटरनल वैलिडिटी डिक्रीज होने लग गई, थ्रेटन होने लग गई. मैच्योरेशन क्या होता है? जैसे हमारे फैक्ट्स हो गए, एज हो गई, कोई इंसान मर जाता है, कोई इंसान मैच्योर हो गया है. तो इफ दे आर इनरोल्ड इन योर रिसर्च, वो जो बचपन में, अगर मैं बचपन में एक छोटे बच्चे को सॉफ्ट टॉय दे दूं और एक बड़े एडल्ट को सॉफ्ट टॉय दे दूं, मे बी वो दोनों सेम रिएक्ट ना करे और वो एडल्ट वही हो जिसको बचपन में मैंने सॉफ्ट टॉय दिया था. तो विद मैच्योरेशन पीपल दे डू चेंज, with age, sex, etc. they do change and their priorities also shift. तो जब आपने जिस पार्टिसिपेंट को अपनी रिसर्च में लिया होता है, उन्होंने पहली रिसर्च में पहले जब आपने उनसे कुछ बात करके आउटकम निकाली होती है, उसमें कुछ कहा होता है, सेकंड में कुछ निकलने लगता है, इट विल लीड टू योर इंटरनल वैलिडिटी की थ्रेटनिंग. देन वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन.
Which of the following refers to a method of sampling जिसमें एक core group of participants होता है who are initially sampled for a research study, they recruit or recommend other potential participants. तो अगर आपने ये वो वीडियो देखी होगी जिसमें मैंने सैम्पलिंग टेक्निक्स की बात करी है, प्रोबेबिलिटी एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक्स, यू गाइज वुड बी रियली गुड टू गो विद दिस पर्टिकुलर आंसर. द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी. यानी कि स्नोबॉल सैम्पलिंग में ऐसा होता है कि हम क्या करते हैं, एक ग्रुप ऑफ पार्टिसिपेंट्स लेते हैं. इसमें एक एग्जांपल मैं एक इंसान भी ले सकती हूँ, एक ग्रुप ऑफ पार्टिसिपेंट्स भी ले सकती हूँ. लेट्स से अगर मुझे रोड पे चलते हुए एक भिखारी दिख गया, राइट, एंड आई आस्क दैट पर्टिकुलर पर्सन टू मूव फॉरवर्ड एंड लेट मी नो अबाउट द अदर बेगर्स इन दैट पर्टिकुलर एरिया, कैन आई से वो मुझे और भिखारियों के पास लेके जा सकता है जिनके तक पहुंचने की मेरी रीच नहीं थी. I did not know how and where the other beggars they were staying. तो मुझे एक ग्रुप ऑफ पार्टिसिपेंट्स, 4 भिखारियों ने बताया कि आगे आपको और कहाँ पे मिल सकते हैं जिनसे आपको डेटा कलेक्ट करना है. तो स्नोबॉल में क्या होता है, हम एक छोटे ग्रुप से शुरुआत करते हैं. वो ग्रुप भी हो सकता है, इट कैन बी एन इंडिविजुअल एज वेल, एंड व्हेन वी सी दैट पर्टिकुलर थिंग इट विल कीप ऑन इंक्रीजिंग, तो वो बड़ी बॉल बन जाएगी. इट मीन्स आई विल हैव multiple people with me that would be there by the end of the study, जब मुझे उनसे कुछ ना कुछ रिसर्च के लिए इनपुट चाहिए होगी, राइट. Then we have statement based question. According to UGC regulations 2018 on the prevention of plagiarism, a student is required to give an undertaking while submitting a thesis stating that the document जो है वो उसका ओरिजिनल वर्क है which is free from any plagiarism. बच्चे को एक अंडरटेकिंग देनी पड़ेगी प्रिवेंशन एक्ट के तहत कि उन्होंने जो भी रिसर्च वर्क लिखा है वो उनका है और प्लेजरिज्म से फ्री है. सेकंड स्टेटमेंट कहती है इसी एक्ट के दौरान द रिसर्च सुपरवाइजर जो है, ठीक है, उनको दे आर नॉट रिक्वायर्ड टू सर्टिफाई कि जो उनके अंडर जिस बच्चे ने काम करा है, जिस स्कॉलर ने, रिसर्चर ने काम करा है, उसका प्लेजरिज्म फ्री वर्क है. तो दिस इज द क्वेश्चन, दीज आर द ऑप्शंस दैट यू हैव. आप लोग पॉज कर सकते हैं जहां पे भी लगे. यू हैव टू रीड द क्वेश्चन अगेन वेरी केयरफुली. The right answer to this question is statement 2 is wrong and statement 1 is correct. That is option C. ऑप्शन सी. क्यों जी? बिल्कुल, ये प्रिवेंशन एक्ट, प्लेजरिज्म प्रिवेंशन एक्ट के तहत ये बिल्कुल जरूरी है कि जो बच्चा whosoever is writing their research paper, they are telling that their work, वो एक अंडरटेकिंग साइन करेंगे that the work is plagiarism free. एंड ये स्टेटमेंट रॉन्ग क्यों है? नॉट रिक्वायर्ड नहीं, सुपरवाइजर इज ऑल्सो रिक्वायर्ड टू सबमिट दिस पर्टिकुलर थिंग कि उनके अंडर जिस रिसर्चर ने whosoever has worked under that particular supervisor, their work is plagiarism free. So statement 1 is correct, statement 2 is incorrect. Next question, a variable that has a causal, not a casual, causal impact on another variable is, जिसका दूसरे वेरिएबल पे एक कॉज जैसा इम्पैक्ट हो. What do we know about that variable? What is it known as? The right answer to this question is option B, यानी कि हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल. इसको बहुत ही आसान तरीके से you guys are supposed to memorize. 2 मेन तरीके के वेरिएबल्स होते हैं. One is independent, the other is dependent. कुछ भी चेंज आप इधर करोगे उसका सीधा सीधा इम्पैक्ट डिपेंडेंट पे होगा. तो हम कह सकते हैं दैट इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज द कॉज ऑफ समथिंग एंड डिपेंडेंट वेरिएबल विल बी द इफेक्ट. कैन वी से दैट? हाँ जी, बिल्कुल कह सकते हैं. जैसे एक फेमस एग्जाम्पल है, स्मोकिंग लीड्स टू लंग कैंसर. स्मोकिंग से लंग कैंसर होता है. तो हमारा यहाँ पे इफ वी ट्राई टू सी, हमारा कॉज क्या है? यहाँ पे स्मोकिंग है.
एंड व्हाट इज आवर इफेक्ट हियर? इफेक्ट क्या है? हमारा इफेक्ट है लंग कैंसर। स्मोकिंग एक कारण है जिसकी वजह से क्या निकलता है कंक्लूजन? लंग कैंसर, राइट। दो तरीके के और वेरिएबल्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। कंफाउंडिंग वेरिएबल्स वो होते हैं जो कंफ्यूज कर देते हैं रिलेशनशिप इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट का। स्मोकिंग के अलावा भी कई चीजें हो सकती हैं जिनसे लंग कैंसर हो। एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स वो वेरिएबल्स होते हैं जिनकी जरूरत नहीं होती है लेकिन वो आ जाते हैं रिसर्च के बीच में, ठीक है। सो दिस इज व्हाट वी हैड विद रिगार्ड्स टू इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल। हमेशा ये चीज एक और याद रखनी है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल कैन बी मैनिपुलेटेड, कैन बी चेंज्ड और कैन बी मॉडिफाइड। और जो जो चेंज, मॉडिफिकेशन, जो भी मैनिपुलेशन इधर होगी, अगर स्मोकिंग में कम कर दूंगी मुझे लंग कैंसर का कम खतरा होगा। अगर स्मोकिंग ज्यादा करेगा कोई भी तो लंग कैंसर भी जल्दी होने का खतरा है। तो जो भी चेंजेस इंडिपेंडेंट में होंगे चाहे वो बढ़ेंगे या कम होंगे, हॉर्लिक्स की बात करते हैं, कॉम्प्लेन की बात करते हैं, तो सीधा असर जो है हमारी हाइट पे देखा जाएगा, करेक्ट। उसका सीधा असर हमारी हाइट पे देखा जाएगा। तो डिपेंडेंट क्या हो गया? हमारी हाइट हो गई, कॉम्प्लेन की वजह से बढ़ रही है जो, ठीक है। So this is what we had with regards to part 3 of your questions जो कि research aptitude की shift जो कि 7 दिसंबर को हुई थी उसमें से I have brought forth. I'll bring forward other more questions जो कि 2023 की दिसंबर shift में से ही है. Till then you guys keep on studying. Thank you so much and have a good day. Bye bye.